सुप्रभात। ह्यूमैनिटीज़ बाय विकास आर्या में आप सभी का स्वागत है। इस ऑडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं अर्थशास्त्र विषय है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले हमको ये जान लेना ज़रूरी है कि आखिर हम अर्थशास्त्र क्या है और आखिर हमको इसे क्यों पढ़ना है। तो इस लेक्चर में बस यही सारी बातें होंगी कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन है और वो कौन कौन सी प्रणालियाँ हैं जो कि अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है। सबसे पहले आइए हम समझने का प्रयास करें कि अर्थशास्त्र होता क्या है। अंग्रेजी में इसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं और हिंदी में अर्थशास्त्र बोलते हैं। इसका हिंदी में परिभाषा, शॉर्टली परिभाषा होता है धन का विज्ञान। द साइंस ऑफ वेल्थ इज नॉन एज अर्थशास्त्र, या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण के बारे में पढ़ते हैं। इसके जन्मदाता कौन है? अर्थ जो शास्त्र विषय के जन्मदाता हैं एडम स्मिथ हैं, जो कि एक ब्रिटिश हैं। आइए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था को हम अर्थव्यवस्था बोलते हैं। यानी अपनी जीवनचर्या को सुखी संपन्न बिताने के लिए हम जिस आर्थिक व्यवस्था को हम अपनाते हैं वही क्या है? हमारी अर्थव्यवस्था है। देखिए, एक होती है आर्थिक क्रियाएं। इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में क्रियाएं दो तरह की होती है। एक होता है आर्थिक क्रियाएं और दूसरा होता है गैर आर्थिक क्रियाएं। तो आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जहां हम अपना क्या करते हैं? मेहनत करते हैं और मेहनत के परिणाम स्वरूप हमें मेहनताना मिलता है, कुछ पैसे मिलते हैं जिससे हमारी जीवन यापन होती है। और जैसे कि आपके पापा किसी अन्य फैक्ट्री में काम करते हैं या फिर आप कोई बिजनेस में लगे हों तो उनसे कुछ इनकम की प्राप्ति हो रही है, आय की प्राप्ति हो रही है, तो इसे हम आर्थिक क्रिया बोलेंगे। और गैर आर्थिक क्रिया, जो गैर आर्थिक क्रिया होती है जिसको करने पर हमें कोई मेहनताना के रूप में कुछ रुपए पैसे नहीं मिलते, वो गैर आर्थिक क्रिया है। आपकी मम्मी आपके घरों में आपके काम करती हैं गृहिणी के रूप में, वो क्या है? गैर आर्थिक क्रिया है। अगर कोई नौकर है आपके यहाँ मुफ्त में काम कर रहा है तो उसको जब एवज में कुछ पैसे आप नहीं दे रहे हैं तो क्या है? वो उसके लिए गैर आर्थिक क्रियाएं हैं। तो आप आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। अब आइए हम समझते हैं कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहला है कि देखिए, उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर हम समझते हैं कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। अब आप लोगों ये सोचेंगे कि उत्पादन के साधन क्या है, तो आप कक्षा 9वीं के चैप्टर 1 में इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे उत्पादन के साधन। वे कौन कौन से ऐसे साधन हैं जो कि उत्पादन को प्रभावित करते हैं। आप भली भांति पढ़े हैं क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर में कि वस्तुओं को उत्पादित करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें की आवश्यक है। आप एक चीज़ को यहाँ पर समझिए कि आपको एक कलम बनानी है या फिर सोचिए आपको एक वस्त्र बनाना है, ठीक है? आपको एक वस्त्र बनाना है तो उस वस्त्र को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें का जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो उत्पादन को प्रभावित करता है लैंड यानी भूमि। उसके बाद आपको मशीनरी चाहिए, उसके बाद से तकनीक चाहिए और क्या चाहिए? पूंजी चाहिए, तब न जाकर के वो हमारा वस्त्र तैयार होगा। तो इन्हीं चीज़ों के आधार पर बोल रहा है कि उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर, मतलब जो चीज़ उत्पादित हो रहा है वो किसके अंडर में है, किसके स्वामित्व में है? सरकार के है कि किसी निजी व्यक्ति के हाथ में है से हो रहा है या फिर दोनों के सम्मिलित रूप से हो रहा है। तो इसी के आधार पर हम अर्थव्यवस्था का वितरण करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सबसे पहले ये प्रचलित थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए, इसमें क्या होता है कि आर्थिक व्यवस्था का यह वह साधन जिसमें उत्पादन के साधनों एवं संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति या फिर निजी संस्था का हाथ रहता है, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। समझिए, इसका मुख्य उद्देश्य होता है पूंजी कमाना, इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना होता है। ये लोगों की हित की बात नहीं करते हैं, अपनी भलाई और अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। इसको एक दूसरा नाम भी हम रखे हैं जिसका नाम है, अर्थशास्त्रियों ने इसको दूसरा नाम भी रखा है, हमने नहीं रखा, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। इसलिए बोला है कि ये मनमानी ढंग से कभी भी वस्तुओं के दाम बढ़ा सकते हैं, घटा तो नहीं सकते लेकिन बढ़ा सकते हैं उसमें, और इसको बाजारी अर्थव्यवस्था भी बोला जाता है। इस पे क्या होता है, ये तो टैक्स तो देते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे इनको प्रेशराइज करके कि आपने वस्तुओं के मूल्य कम कर दे तो ये नहीं करते हैं। और इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्थाएं हमको देखने को अधिकांश विकसित देशों में ही मिलती हैं, जैसे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, कनाडा और इत्यादि। इन सभी देशों में क्या है भाई, तो इन सभी देशों में हमारा ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं। अब आइए हम समझते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए, अर्थशास्त्रियों ने सोचा कि भाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक जो कंपनी के जो ओनर है, मालिक है, वो उसका मुख्य ध्येय क्या रहता है, उद्देश्य क्या रहता है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना।
अमीर गरीब है, आदमी गरीब है या अमीर है उसको ये पता नहीं होता, लेकिन उसने अपने ही हित की बात करता था। अर्थशास्त्री ने सोचा क्यों ना एक व्यवस्था को उत्पादित किया जाए जिसमें सरकार खुद अपने अंडर में लेकर के सभी चीज़ों का उत्पादन करे। तो इस व्यवस्था को ही समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाया गया। इसमें क्या होता है कि उत्पादन के समस्त साधनों पर किसका, राज्य या सरकार का स्वामित्व होता है। यानी सरकार फैक्ट्रियों को अपने अंडर में ले करके उस सामानों को उत्पादित करवाती है और कम दामों में उसको बेचती है। इसको हम नियोजित अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक कार्यक्रम बनाया जाता है 4 साल 5 साल का और उसके आधार पर कार्य किया जाता है। आज का आधुनिक रसिया में तो बहुत पहले से ही इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। समाजवादी क्रांति आप पढ़े ही होंगे, बोल्शेविक क्रांति सन 1917 में जो हुआ था। चीन में भी यही चीज़ है। जितने भी फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज है, जितने भी सेवा प्रदाता कंपनियां हैं, सभी चीज़ों पर सरकार का स्वामित्व है। क्यूबा है, कोरिया है, वियतनाम, इन सभी जगहों पर, इन सभी देशों में क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। और इसका एक और अर्थव्यवस्था का प्रकार है जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसको बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी। यानी इसमें क्या होता है कि किसी भी देश में देखो, किसी भी चीज़ का जो उत्पादन होता है तो उसमें सरकार और जो निजी व्यक्ति है उन दोनों की भागीदारी, यानी दोनों मिलजुल करके काम करते हैं। जैसे कि 50% वो काम है, 59% अगर वो काम करता है तो उसको 41% काम करना पड़ेगा। यानी दोनों, जिसको इसका हम दूसरा नाम कर सकते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP। जैसे आज हमारी भारत सरकार रेलवे को क्या कर रही है, कुछ एयरपोर्ट्स को लीज पर दे रही है और 100% लीज पर नहीं, कुछ परसेंटेज दे रही है और लीज पर दे रही है, और दोनों साथ ही मिल करके काम कर रहे हैं। या फिर हम देख सकते हैं हमारे देश में सरकारी कंपनियां भी हैं, और जैसे कि कोयल इंडस्ट्रीज हो गया, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज हो गए, फिर से बहुत बड़े बड़े लौह प्रगलन उद्योग हो गए, परमाणु उद्योग हो गए, इन सभी बड़ी चीनी फैक्ट्रीज हो गई। अब तो सरकार चीनी फैक्ट्रीज, शुगर फैक्ट्रीज को यहाँ पर ये किसी निजी कंपनियों को भी दे रही है। हालांकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम ये चीज़ को देखे हैं कि सरकार और निजी व्यक्ति दोनों मिलजुल करके काम करते हैं। जैसे कि निजी कंपनी हमारे यहाँ रिलायंस भी है, धीरू भाई अंबानी जो बनाए थे, इन्फोसिस है, विप्रो है, ये सभी प्राइवेट कंपनियां हैं। प्राइवेट कंपनियों के साथ साथ हमारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल है, नेल्को है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, ये सरकार के अंडर में है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, ये सभी चीज़ें। यानी ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में आप सीधे समझ सकते हैं कि यहाँ पर निजी और हमारा सरकारी, ये दोनों चीज़ों की भागीदारी होती है। और हमारा देश दोनों अर्थव्यवस्था को अपनाया हुआ है। देखिए, जब हमारा देश जब आज़ाद हो रहा था तो उस समय एक बहुत बड़ी चुनौती उभर करके आई थी कि भारत किस प्रकार के आर्थिक मॉडल को अपनाएगा। तो उधर जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो दो ही बहुत बड़े देश उभर करके आए थे। पहला था अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ, जो कि अभी वर्तमान रूस है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पर, तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय हमारे हुआ करते थे, उन पर प्रेशराइज ये लोग करते थे। रशिया बोलता था आप हमारी समाजवादी व्यवस्था को अपनाइए, अमेरिका बोलता था आप हमारी पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाइए। तो नेहरू ने इन दोनों के विचारधारा को दरकिनार नहीं किया, सम्मान करते हुए, किसी एक को नहीं, दोनों के विचारधारा को सम्मान करते हुए दोनों की विचारधाराओं का क्या किया, समर्थन किया और अपने देश भारत में इसको लागू किया। तो इंडिया इज अ मिक्स इकोनॉमिक कंट्रीज, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब आइए आगे, अब हम पढ़ते हैं कि विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्था। देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़, एक और पैमाने पर हम अर्थव्यवस्था को नापते हैं कि वहाँ के रहने वाले लोग कैसे हैं। इस आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला है विकसित, 3 तरह के होते हैं, एक अल्प विकसित भी होता है, ठीक है ना। एक है विकसित और दूसरा है विकासशील। विकासशील यानी जो अभी विकास की राह पर चल रहे हैं, यानी अभी प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी पूर्णतः विकसित नहीं है, अभी विकास की तरफ चल रहे हैं। यानी अभी उनके अंदर उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अवसंरचनात्मक विकास हो रहा है। और विकसित में क्या होता है, सब कुछ विकसित हो गया है, रेलवे हो गया आपका, एयरपोर्ट हो गया, इंडस्ट्रीज हो गए, गरीबी दूर हो गई, इन सभी चीज़ों का, तो इसे विकसित कहेंगे। एक विकासशील जो कि अभी विकास की राह पर है, प्रगति की राह पर अभी चल रहा है, अभी उसके अंदर, उसके देश में अभी विकास कार्य हो रहे हैं। और एक होता है अल्प विकसित देश, यानी अल्प विकसित इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, यानी कि विकसित तो है, रुका हुआ है, लेकिन थोड़े से विकास करके वो ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, वहीं पर रुका हुआ है। यहाँ पर है कि आइए हम विकसित अर्थव्यवस्था की बात कर लें। तो विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों की जो क्या होती है ना, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, आगे जो विकास चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे उसमें इस चीज़ों को हम बहुत ही बारीकी से अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से वे पैमाना है पर कैपिटा इनकम मापने के। लेकिन आप यहाँ पर इंट्रोडक्टरी के तौर पर समझ लीजिए, प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है, यानी वहाँ के लोगों का जो इनकम उच्च हो, पर कैपिटा इनकम, हर घर के लोगों का जो आय है उच्च हो, तो भाई जिसका उच्च होगा उसी का ना भाई जीवन स्तर जो होगा अच्छा होगा। जीवन स्तर अच्छा होने का मतलब यहाँ ये है कि मान लीजिए कि वहाँ पर ब्रांडेड कारें हैं, मान लीजिए कि उसको
जीवन स्तर अच्छा और ऊंचा होने का मतलब हम आपको समझा रहे हैं कि मान लीजिए कि उसको चढ़ने का उस पर ऑडी गाड़ी पर चढ़ने का मन है, फिर BMW कार चढ़ने का मन है। अगर उसके पास उतनी पैसे हैं तो अगर वो खरीदता है BMW खरीदने की, उसके पास औकात है तो खरीद लेता है और उस पर चलता है। अगर यही उसके पास नहीं होता BMW पर चढ़ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, यानी कहीं ना कहीं अपनी इच्छा को मार रहा है वो। अगर उसकी इच्छा के अनुसार इच्छा की पूर्ति हो जा रही है, तब हम बोलेंगे कि उसका जीवन स्तर अच्छा है, जीवन स्तर ऊंचा है। विकासशील देशों में इसका ठीक विपरीत होता है। इसकी पर कैपिटा जो इनकम होती है, प्रति व्यक्ति आय को अंग्रेजी में हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय जिसकी कम होती है, उस वहाँ के देशों के भी क्या होते हैं, जीवन स्तर निम्न होते हैं। जिसका सीधा साधा उदाहरण हमारा देश भारत है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। इन सभी देशों में क्या है, अविकासशील अर्थव्यवस्था भी, यहाँ पर जो विकास के कार्य हैं वह भी पटरी पर चल रहे हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। व्यवसाय या आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था को जब हम बांटेंगे तो इसको हम 3 चरणों में विभक्त करते हैं। पहला आता है हमारा प्राथमिक क्रिया, दूसरा आता है द्वितीयक क्रिया और तीसरा आता है तृतीयक क्रिया आता है। तो आइए हम समझते हैं कि प्राथमिक क्षेत्रक में वे कौन कौन से ऐसे क्रियाएं आते हैं। तो प्राथमिक क्रियाएं को हम साधारणतः बोलते हैं कि ये कृषि है एवं सहायक क्षेत्रक, यानी ये कृषि प्राथमिक क्रिया में क्या है, वो प्राथमिक क्रिया वो क्या है, तो वो कृषि से रिलेटेड है, वो कृषि क्षेत्रक से जुड़े हैं। जैसे कि खेती करना शामिल हो गया, इसमें खेती हो गया, खेती करना उसके बाद से इसमें आ जाता है हमारा पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, यानी जिसका संबंध डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से ही संबंधित, तो उसको हम इसमें कैटेगराइज करते हैं प्राथमिक क्षेत्रक। द्वितीयक क्षेत्रक में हमारे उद्योग आते हैं, यानी प्राथमिक क्रिया से हम उद्योग क्षेत्रक में आते हैं, जिसमें क्या होता है, निर्माण कार्य होता है, विद्युत हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बनाना, गैस बनाना, यानी मशीनी, यानी किसी भी चीज़ को, यानी प्राथमिक क्रिया से प्राप्त कच्चे मालों को जब हम फैक्ट्री में ला करके बनाते हैं तो यहाँ पर आता है, तो इसको हम द्वितीयक क्षेत्र बोलेंगे, द्वितीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्रक को हम भाई सेवा क्षेत्रक भी बोलते हैं, और इसमें सेवाओं का उत्पादन होता है, जैसे परिवहन हो गया, संचार हो गया, व्यापार हो गया, बैंकिंग हो गया, वीजा हो गया इत्यादि। इन सभी चीज़ों को हम तृतीयक क्षेत्रक बोलेंगे। जब आप 11वीं कक्षा 12वीं कक्षा में जाएंगे तो एक और इसको व्यवसायिक क्षेत्र में बांटेंगे, चतुर्थक क्षेत्रक और पंचम क्षेत्रक। चतुर्थक क्षेत्रक में हमारे आ जाएंगे डॉक्टर, वकील वगैरह, ये सब उच्च मानसिकता वाले लोग आ जाएंगे, ठीक है ना। और पंचम क्रिया में हमारे आ जाएंगे वो जो कि अनुसंधान कार्य में लोग लगे हुए हैं, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं। तो यही चीज़ें हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को ये चीज़ें पसंद आई होंगी। आप लोगों से जितने भी व्यूअर्स हैं उस सभी से हमारा एक गुजारिश है, कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, ताकि आप सबको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे और मैं भी मोटिवेट होता रहूं कि निरंतर आप लोगों के लिए कुछ नई नई चीज़ें प्रस्तुत करता रहूं, हमारी भी कंटिन्यूटी बनी रहे, मैं डीमोटिवेट ना हूं। अगर हमारे वीडियो देखें तो ज़रूर कमेंट करें और बताएं। हर आदमी पूर्ण नहीं होता, कहीं ना कहीं हम आप लोगों को हमारी त्रुटि दिखेगी, तो कभी कभी हम अपनी त्रुटियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर कोई दूसरा कोई निर्देशित करता है तब हम समझ पाते हैं। तो कृपया अगर हमारे वीडियो को देखें तो ज़रूर कमेंट करें कि ऐसा है वैसा है, ताकि हमें भी लगे कि हाँ हम जो कर रहे हैं अच्छा है या फिर गलत कर रहे हैं। धन्यवाद।